हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपका भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको इस चैप्टर का कोई भी टेंशन नहीं रह जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। और आप भी 90% ला सकते हो। देखो ये सीरीज आप लोग लास्ट तक देखना, मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर सारा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से जितने भी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आपसे ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ऑप्शन नंबर का है 1914 में, खा है 1915 में, गा है 1918 में एंड घा है 1919 में। तो अब आप लोग बता दो कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, क्योंकि मैं आप लोगों को जब सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि करो या मरो का नारा किसका था? कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर का है सुभाष चंद्र बोस ने, खा है भगत सिंह ने, ये आपका खा यहाँ है। ठीक है, एंड गा है भगत सिंह एंड खा आपका है चंद्रशेखर आजाद एंड घा है महात्मा गांधी। तो आपके पास 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस ग्रेट मैन है, लेकिन इसमें से जो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? यहां आपसे ये पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन है 1919 ईस्वी को, खा है 1927 ईस्वी को एंड गा है 1930 ईस्वी को एंड घा है 1935 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछ रहा है, ध्यान से समझो, सोच कर बताओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो चैप्टर टू चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन नहीं रह जाएगा। फिर आप लोग एक एक चैप्टर को पढ़ लेना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? देखो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ? आपके पास 4 ऐसे ऑप्शंस हैं। का है कि 1920 में, खा है 1921 में एंड गा है 1922 में एंड घा है 1925 में। तो बच्चों आपको ये बताना है कि चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1922 में। कब हुआ था? 1922 में जो चौरी चौरा घटना है, चौरी चौरा कांड है या हत्याकांड है, ये घटित हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। का ऑप्शन है 1885 में, खा है 1904 में एंड गा है 1857 में एंड घा है 1855 ईस्वी में। तो अब आपको यह बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है? पता तो बहुत सारे स्टूडेंट को होगा। वैसे 1885 ईस्वी में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन या फिर स्थापना हुआ था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो HW होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? यह किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर का है गोपाल कृष्ण गोखले ने, खा है बाल गंगाधर तिलक ने, गा है जवाहरलाल नेहरू ने, एंड गा है महात्मा गांधी ने। फटाफट कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP हैं वही लघु उत्तरीय देखेंगे। वैसे तो आपके बुक में हजारों लघु उत्तरीय दिए होंगे, लेकिन मैं आपको वो लघु उत्तरीय बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट कि रॉलेट एक्ट क्या था, कि जो रॉलेट एक्ट है वो क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया, कि जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या निकला, हमारा जो परिणाम है वो क्या निकला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, आखिर रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में, कब की बात है? 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। देखो रॉलेट एक्ट एक कानून था, कोई नाम नहीं था, इनका एक कानून था। जैसे एक कानून का नियम होता है उसी प्रकार से रॉलेट एक्ट एक नियम था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय आदमी थे उन पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाता था और शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। कहने का मतलब है कि अगर अंग्रेज लोग उन पर शंका करते हैं तो उनको, भारतीय लोग थे तो उनको क्या किया जाता था? 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ये इतना खतरनाक बेकार कानून था रॉलेट एक्ट। तो इसका विरोध किया गया, हमारी जनता विरोध करी। ठीक है, तो उसके लिए आगे देखो परिणाम क्या निकलता है, काफी खतरनाक परिणाम निकलता है। ठीक है, परिणाम देखो कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लगा दिया। देखो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज लोग थे, राज कर रहे थे, उन्हीं की बात है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका रिजल्ट जो निकला वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना बेकार और कितना खतरनाक कांड है कि आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग सर्च कर लेना, 3D में आप देख सकते हो कैसा था। ठीक है, ये हमारा है परिणाम ये निकला। अब विरोध कैसे किया गया, विरोध समझ लो। विरोध नंबर फर्स्ट, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट विरोध निम्न प्रकार से किए गए। मैं आपको ज्यादा नहीं, ओनली 2 ऐसे विरोध बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, कि जो विभिन्न शहर थे उसमें रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। और सेकंड है कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई शहर थे जहां दुकान को बंद किया गया, जैसे जो दुकानदार थे उन्होंने दुकान को बंद करके अपना जो अंदर का फराज था या फिर अपना विरोध था उसको जताया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट कानून क्या है, रॉलेट एक्ट की विरोध कैसे किया गया एंड रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या निकला, पूरा रॉलेट एक्ट के बारे में। अगर बोर्ड एग्जाम में इतना लिख कर आना, बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर आपका एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉलेट एक्ट लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। जो नमक यात्रा उपनिवेशवाद है के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा चीज बताता हूं, सबसे पहले इसको ध्यान से सुनना, फिर आप खुद लिख दोगे। ऐसा मैंने खुद से लिखा है ये। ठीक है, बहुत आसान सा है, एक पॉइंट है जो समझ लेना, इसमें केवल एक पॉइंट, फिर आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद, नमक जो है ना, नमक पर इतना ज्यादा कर लगा दिया गया कि उसको आम जनता नहीं खा सकती थी, इतना महंगा कर दिया गया। तो उसी पर यह खत लिखा गया, उसी पर यह बात किया गया। ठीक है, तो देखो 31 जनवरी 1930 को, कब की बात है? ठीक है, कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वारसाई इरविन को एक खत लिखा। कौन है? वारसाई इरविन। ठीक है, जो कि मतलब अलग के थे, अंग्रेज थे। वारसाई इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। मतलब 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ तो सामान्य मांगे थी, हल्का फुल्का जो सभी कर सकते थे। इसमें से कुछ ऐसी मांगे थी जो बहुत सामान्य थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबलों से जुड़ी हुई थी। कुछ ऐसे भी मांग थे जो उद्योगपति, किसान सभी से जुड़ा हुआ था।
और गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मतलब जो गांधी जी थे काफी होशियार थे और वो क्या करना चाहते थे, गांधी जी इन माध्यम की वजह से, इस माध्यम की सहायता से समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें, ताकि सभी लोग उनका जो ये अभियान है, ये आंदोलन है, इसमें शामिल हो सकें। और इसमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। इसमें जो महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट मांग थी वो नमक पर जो कर लगाया गया है उसको समाप्त करने के बारे में थी। और सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने जो आपका औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। सत्याग्रह, सत्य के बल पर, सत्य अहिंसा, सत्य की तरफ आग्रह होकर, सत्य बोलकर, सत्य की अहिंसा करके ये जीत लिया। ना कोई आक्रमण हुआ, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं, केवल सत्य के बोल पर। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक थी, प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लघुत्तरीय। देखो सब चीज मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, फिर कहोगे सर कुछ नहीं बचा, चैप्टर तो बिल्कुल हलवा हो गया, हलवा। ठीक है, देखो सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार का मूल जो है, का विचार का मूल आधार है सत्य की शक्ति पर आग्रह। जो सत्य की शक्ति है उसके प्रति आग्रह होना तथा सत्य की खोज करना, जो सत्य है, ट्रू है, उसकी खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। गांधी जी इसके मतलब इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। ठीक है, तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, मतलब इसकी व्याख्या इस प्रकार से की, मैं आपको 3 पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा। 3 पॉइंट के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका सोच सच्चा है, ठीक है, तो यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आप अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, और सच्चे दिल से, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जीतने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सत्य अहिंसा के बल पर ही विजय पा सकते हो। यह कहा था गांधी जी ने फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, दूसरा है प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की भावना का मतलब है घृणा की भावना, आक्रामकता का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा का सहारा लिए बिना सत्य अहिंसा, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। केवल सत्य बोलकर, अच्छी अच्छी बातें कर अपने संघर्ष में सफल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। कोई भी संघर्ष हो, अगर उसमें सत्य है तो सत्य की जीत होगी। ठीक है, एंड गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म जो है सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा को जो धर्म है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा एक ऐसा धर्म है। ठीक है, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्या है, लघुत्तरीय। चौथा, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखी। पूना पैक्ट जो है एक कानून था, उस पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर VR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। जो पूना पैक्ट है उस पर गांधी जी, जो गांधी जी थे, और डॉक्टर VR अम्बेडकर का हस्ताक्षर हुआ। और सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। 2 शर्तें निम्नलिखित है। पहला, अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग वापस लेना। अम्बेडकर जी जो थे वो दलित जो लोग थे, दलित वर्ग में आते हैं, उनके क्षेत्र की मांग वापस लेना। जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी क्षेत्र की मांग वापस लेना। सभी को एक जैसा होना चाहिए, कहने का यह मतलब है। और दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। जो दलित वर्ग हैं उनको हर जगह आरक्षण मिलनी चाहिए, आरक्षण। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा सही है वैसे भी, और वैसे भी बेकार भी है, सही भी है। अब आप लोग अपना तर्क देना। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है पहला प्रश्न कि आपको जो कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। जो गांधी जी हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों प्रारंभ किया, मतलब क्यों प्रारंभ किया और
उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया, मतलब प्रारंभ भी किए वापस भी ले लिए, तो उनका कारण बताना है। ये आप लोग बच्चों आपको गाइड में मिल जाएगा, कोई भी गाइड ले रहे हो, कोई भी गाइड, विद्या क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, अवतार, सब में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। याद कर लेना लिख कर, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग लिख कर याद कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर एक निबंध लिखी है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर एक निबंध लिखा है। अभी मैंने सत्याग्रह के बारे में बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, बस पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को ये पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको तैयार कर लेना है चैप्टर नंबर 2 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, मतलब भारत में राष्ट्रवाद के। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अगर और भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो छोटा छोटा कमेंट कर दो, सर चैप्टर नंबर 3 लाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी चैप्टर नंबर 3 ला सकूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।